चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया। तो TEPA के तहत अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने की बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है। EFTA के सदस्य देश हैं, इनमें आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। उपयुक्त देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें विशेष रूप से निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल की गई हैं। TEPA के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं तो बाजार तक पहुंच। इस समझौते के तहत EFTA अपने व्यापक बाजार में बाधा रहित प्रवेश प्रदान करेगा। इनमें भारत के 100% गैर कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलना भी शामिल है। साथ ही भारत EFTA के आयात से अपने डेयरी, सोया, कोयला, फार्मा और चिकित्सा उपकरणों सहित संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रख पाएगा। सेवाएं एवं मोबिलिटी, तो यह समझौता शिक्षा, IT और व्यावसायिक सेवाओं में निर्यात को प्रोत्साहित करेगा। यह नर्सिंग, चार्टेड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे पेशेवर सेवाओं में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को संभव बनाता है। यह समझौता WTO के मोड 1, मोड 3 और मोड 4 के माध्यम से बेहतर सेवा व्यापार पहुंच प्रदान करता है। मोड 1 है सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी। मोड 3 वाणिज्यिक उपस्थिति, यानी किसी एक देश की कंपनी द्वारा अन्य देश में ब्रांच स्थापित करके सेवाओं की आपूर्ति करना। मोड 4 सेवाओं की डिलीवरी के लिए अन्य देशों के कर्मियों का प्रवेश और अस्थायी प्रवास। रसायन और संबंध उत्पादन, तो EFTA ने भारत के 95% से अधिक निर्यात पर 0 या कम टैरिफ प्रस्तावित किया है। भारत ने लगभग 80% उत्पादों यानी टैरिफ लाइनों पर बाजार पहुंच प्रदान की है, जो EFTA के 95% निर्यात को कवर करती है। बौद्धिक संपदा अधिकार, तो यह समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के स्तर पर प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। भारत की जेनरिक दवाओं से जुड़े हित और पेटेंट की एवरग्रीनिंग से संबंधित समस्याओं का पूरा समाधान किया गया है। निर्यात संबंधित प्रमुख लाभ, तो इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तुओं और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए EFTA बाजार में बहुत बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। TEPA को एक मॉडल समझौता माना जाता है और इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 2025 में शुरू हुआ समर्पित भारत EFTA डेस्क एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म के रूप में काम करेगा। यह मैकेनिज्म विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और EFTA देशों के निवेश को भारत में बढ़ावा देने में मदद करेगा। फिर अगली न्यूज़ है, NCRB रिपोर्ट में भारत में दुर्घटना से संबंधित मौतों में वृद्धि को उजागर किया गया। तो एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में 2022 से 2023 तक के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं तो कुल एक्सीडेंटल मृत्यु ये 2023 में बढ़कर 4,44,104 हो गई, जो 2022 में 4,30,504 थी। इनमें यातायात दुर्घटनाओं की वजह से 44.6%, आकस्मिक मृत्यु से 14.3%, डूबने से 8.5% मृत्यु हुई है। सड़क दुर्घटना, तो ये 2023 में बढ़कर 4,64,029 हो गई है, जबकि 2022 में 4,46,768 थी। सड़क दुर्घटना में मृत्यु, तो ये 2023 में 1.6% से बढ़कर 1,73,826 हो गई हैं, जो 2022 में 1,71,100 थी। प्रमुख दुर्घटना स्थल, तो आवासीय क्षेत्रों के निकट एवं स्कूल कॉलेजों के निकट 7.1%। प्राकृतिक कारण, तो इसमें 6,444 मौतें बिजली गिरने यानी 39.7%, गर्मी हीट स्ट्रोक से 12.5% आदि के कारण हुई है। रेलवे दुर्घटना, तो रेलवे दुर्घटनाओं के कुल 24,678 मामले दर्ज किए गए हैं और इन दुर्घटनाओं में 21,803 लोगों की मौत हो गई है। शहरों में दुर्घटनाओं की बात करें तो 53 बड़े शहरों में शीर्ष शहर हैं मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली और जयपुर। शहरों में एक्सीडेंटल मृत्यु दर 41.0, जो 31.9 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
यातायात दुर्घटना में होने वाली मौतों वाले शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। अंडमान एवं निकोबार, झारखंड, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं के बाद घायलों की संख्या से अधिक मरने वालों की संख्या रही है। यह एक दुर्लभ पैटर्न है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण देखते हैं तो तेज गति से वाहन चलाने से 61.4% मौतें हुई हैं। खतरनाक लापरवाही से वाहन चलाने या ओवरटेक करने से 23.7% मौतें हुई हैं। खराब मौसम की स्थिति के चलते 2.1% नशे में वाहन चलाने यानी शराब, ड्रग्स से 1.7% और जानवरों द्वारा सड़क पार करने के दौरान 2.8% मौतें होती हैं। अन्य कारण तो इसमें वाहन में गड़बड़ी, सड़क की खराब स्थिति, अचानक ब्रेक लगाना आदि शामिल है। ये बात की हमने सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की। अब देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ जो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। आत्महत्या के मामलों में वृद्धि, तो 2023 में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों में 2024 की तुलना में 0.3% की वृद्धि हुई है। हालांकि आत्महत्या की दर में 2022 की तुलना में 2023 में 0.8% की कमी आई है। आत्महत्या दर वाले शेष राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई। इसके बाद क्रमशः सिक्किम और केरल का स्थान है। शहरों में आत्महत्या की दर अखिल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में अधिक है। कुल आत्महत्याओं में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी वाले राज्य, तो 2023 में देश में आत्महत्या के कुल मामलों में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी है। आत्महत्याओं के कुल मामलों में पुरुष महिला अनुपात 72.8 रेशो 27.2। आत्महत्या के प्रमुख कारण तो पारिवारिक समस्याएं 31.9%, विवाह संबंधी समस्याओं के अलावा है। नशीली दवाओं का सेवन और शराब की लत 7%, प्रेम संबंध 4.7%, बेरोजगारी 1.8%, बीमारी 19%, विवाह संबंधी मुद्दे 5.3% है, दिवालियापन या कर्ज तो 3.8% और परीक्षा में असफलता तो 1.4%। किसान आत्महत्या, तो कुल 10,786 किसानों ने आत्महत्या की, जो देश में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों का 6.3% है। किसान, काश्तकार, कृषि मजदूर द्वारा आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आत्महत्या को रोकने के लिए शुरू की गई पहले तो आत्महत्या निवारण के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2022, इसका उद्देश्य 2023 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% कम करना है। टेलीमानस, तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, तो ये 24/7 आधार पर निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसका उद्देश्य सुलभ और विकेंद्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। मानव दर्पण यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और सेहतमंदी के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। फिर नेक्स्ट है, आरबीआई ने 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया। तो ये बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भुगतान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगा। इस नए बोर्ड का गठन भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड के स्थान पर किया गया है। भुगतान विनियामक बोर्ड के विषय में देखते हैं तो संरचना और गठन की बात करें इसकी, तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे। पदेन अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, पदेन सदस्य के रूप में आरबीआई के उप गवर्नर जो भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी हों। आरबीआई का एक अधिकारी जिसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 व्यक्ति जो भुगतान प्रणाली, आईटी, साइबर सुरक्षा, कानून के विशेषज्ञ हों। कार्यकाल 4 वर्ष, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं, 6 सप्ताह के नोटिस पर त्यागपत्र दे सकते हैं। सदस्य के रूप में नामित होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र नहीं है, तो जो 70 वर्ष से अधिक उम्र का हो, जो दिवालिया घोषित किया गया हो, जो किसी अपराध में 180 दिन या उससे अधिक के कारावास के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो संसद या किसी राज्य विधायिका का सदस्य हो आदि। फिर आगे देखते हैं इसमें, तो आरबीआई के प्रधान विधि सलाहकार स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। आरबीआई भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठकों के लिए विशेषज्ञों यानी स्थायी तदर्थ को भी आमंत्रित कर सकता है। भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठक तो वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अनिवार्य है। बैठक के लिए
अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपगवर्नर और एक नामित सदस्य सहित 3 सदस्य का कोरम अनिवार्य है। निर्णय लेना तो बोर्ड में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। किसी विषय पर बराबर की संख्या में मत मिलने पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपगवर्नर के पास निर्णायक मत होगा। फिर देखते हैं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के विषय में। तो लक्ष्य है भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करना। इसमें मैनुअल क्लियरिंग से लेकर आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तक सभी शामिल हैं। केंद्रीय प्राधिकरण तो भुगतान और निपटान अवसंरचना की देख रेख के लिए आरबीआई को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। ग्राहकों की सुरक्षा तो यह कानून अनुचित शुल्कों के वसूलने पर प्रतिबंध लगाकर और गलतियों के लिए मध्यवर्तियों को जवाबदेह ठहराकर उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, वैज्ञानिकों ने जलवायु संकट के समाधान के रूप में पोलर जियो इंजीनियरिंग परियोजनाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। तो हाल ही के एक अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि ध्रुवीय यानी पोलर क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित जियो इंजीनियरिंग समाधान जिम्मेदार जलवायु उपायों के आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। देखते हैं जियो इंजीनियरिंग परियोजनाओं का प्रकार। तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, इसमें वायुमंडल की ऊपरी परत में सल्फर डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे एरोसोल को कृत्रिम रूप से छोड़ना शामिल है ताकि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी की सतह को ठंडा रखा जा सके। इससे संबंधित चुनौतियां तो टर्मिनेशन शॉक, यदि परियोजना अचानक बंद हो जाती है तो वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ सकता है। अप्रभावी होना, तो यह उपाय सूर्य की रोशनी की कमी के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दियों में प्रभावी नहीं है। इसी प्रकार गर्मियों में भी यह प्रभावी नहीं है क्योंकि मौजूदा बर्फ और बर्फ के पठार पहले से ही सूर्य के अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है सी कर्टेन्स, सी वॉल्स। तो इसमें बड़ी उत्प्लवक संरचनाओं को समुद्री नीतल से जोड़कर गर्म समुद्री जल को ध्रुवीय बर्फ की चादरों तक पहुंचने से रोकना शामिल है। चुनौतियां देखते हैं। तो समुद्री जीवन बाधित होना, कृत्रिम संरचनाएं मछली और गहरे पानी में आहार तलाशने वाले समुद्री स्तनधारियों जैसे समुद्री जीवों के दैनिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप कर सकती है। महासागरीय धाराओं के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है। संरचनाओं में जंग लगने या क्षरण से समुद्र में विषाक्तता के फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है समुद्री बर्फ का प्रबंधन। तो बर्फ की परावर्तकता बढ़ाने के लिए ग्लास, माइक्रोब्रीड जैसी सामग्री का उपयोग और बर्फ को कृत्रिम रूप से मोटा करना। इसमें समुद्री जल को बर्फ पर या हवा में पंप करके जमाने की प्रक्रिया भी शामिल है। पर्यावरणीय विषाक्तता, तो ग्लास, माइक्रोब्रीड जैसे सामग्रियों का मुख्य रूप से जूप्लैंक्टन जैसे अकशेरुकी जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, माइक्रोब्रीड्स यानी माइक्रोबीट सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर सकते हैं जिससे नीवल तापमान में वृद्धि हो सकती है। फिर देखते हैं बेसल वाटर रिमूवल। तो ग्लेशियर के नीचे की सब ग्लेसिकल जल को कम करके बर्फ की चादरों के पिघलने की गति को धीमा करना और समुद्री जल स्तर में वृद्धि को कम करना। चुनौती है उच्च उत्सर्जन वाला समाधान। इस तकनीक पर लगातार निगरानी रखने और रखरखाव की आवश्यकता है। ओशन फर्टिलाइजेशन, तो लौह जैसे पोषक तत्व को ध्रुवीय महासागरों में छिड़काव करके फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि को प्रोत्साहित करना जिससे वायुमंडल से अधिक CO2 महासागर में अवशोषित किया जा सके। इकोसिस्टम में व्यवधान, तो इस तकनीक की वजह से किसी प्रजाति की संख्या बढ़ सकती है। इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं होने की स्थिति में स्थानीय खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं। पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की परिघटना बढ़ सकती है आदि। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है हमारी साइफन संचालित थर्मल विलवनीकरण प्रणाली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने साइफन संचालित तापीय विलवनीकरण प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में बदल देती है। नई प्रणाली में फैब्रिक वीक और नालीदार धातु की सतह से बने कंपोजिट साइफन का उपयोग किया जाता है। फैब्रिक जलाशय से खारे जल को खींचता है और गुरुत्वाकर्षण निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इससे नमक क्रिस्टलीकृत होने से पहले ही बहा दिया जाता है। इसके बाद पानी गर्म धातु की सतह पर एक पतली परत के रूप में फैलकर वाष्पित होता है तथा 2 मिलीमीटर दूर पर मौजूद ठंडी सतह पर संघनित हो जाता है। एल्यूमिनियम और फैब्रिक, तो जैसी कम लागत वाली सामग्रियों का उपयोग करके निर्मित यह प्रणाली पूरी तरह से सौर ऊर्जा या अपशिष्ट आधारित ऊष्मा पर संचालित हो सकती है। विशेषताएं, यह तीव्र, सस्ती और अधिक दक्ष तकनीक है। वेटेड एवरेज कॉल रेट, तो
तो आरबीआई मौद्रिक नीति के लिए परिचालन लक्ष्य के रूप में ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट का उपयोग जारी रखेगा। इसके विषय में देखते हैं तो यह वह औसत ब्याज दर है जिस पर बैंक एक दूसरे से ओवरनाइट यानी केवल एक दिन के लिए पैसा उधार देते हैं या उधार लेते हैं। महत्व यह बैंकिंग सिस्टम में अल्पावधि के लिए उधार की लागत को दर्शाता है। इससे आरबीआई को यह निगरानी करने में मदद मिलती है कि बैंकों के लिए फंड प्राप्त करना कितना आसान या कठिन है। यदि WACR बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उधार लेना महंगा हो रहा है। यदि WACR घटता है तो इसका मतलब है कि उधार लेना आसान हो गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी विशेष गहन पुनरीक्षण। तो बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर सत्यापन किया जाता है। आवश्यकता तो अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करने का अधिकार है। कानूनी प्रावधान तो संविधान का अनुच्छेद 326 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। महत्व यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करता है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम में 2024 में हुए संशोधन अब लागू हो गए हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जिसे 196 देशों ने स्वीकार किया। उद्देश्य बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, उससे बचाव करना, नियंत्रण करना और लोक स्वास्थ्य उपाय सुनिश्चित करना, साथ ही इनसे निपटने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय यातायात और व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होने से बचाना भी शामिल है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है जब व्यापार की वजह से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्वारंटाइन उपाय लागू किए गए थे। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः चुना गया है। इसके विषय में देखते हैं तो यह 1944 में शिकागो कन्वेंशन के तहत स्थापित एक विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। सदस्य हैं कुल 193। भारत इसके संस्थापक सदस्य में से एक है। ICAO के कार्य तो ये वायु परिवहन में सुरक्षा, दक्षता और सत्ता के लिए वैश्विक मानकों का समन्वय करता है। यह ग्लोबल एयर मोबिलिटी नेटवर्क का सुचारू तरीके से संचालन सुनिश्चित करता है। व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। फिर नेक्स्ट है निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी योजना। तो RODTEP योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। शुरुआत इसकी जनवरी 2021 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा हुई। उद्देश्य केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए गए ऐसे करों, शुल्कों और लेवी को वापस करना जो किसी अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते। इससे वस्तुओं पर छिपी हुई लागत कम कर दी जाती है जिससे भारतीय निर्यात वैश्विक बाजार में सस्ते होकर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। विस्तार क्षेत्र तो यह योजना निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विनिर्माण और वितरण के दौरान लगाए गए करों को शामिल करती है। आगे देखते हैं पारस्परिक कानूनी सहायता संधि। तो केंद्र सरकार ने एक गायक की मौत की जांच हेतु सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके विषय में देखते हैं नोडल प्राधिकरण तो केंद्रीय गृह मंत्रालय है। यह एक समझौता है जो आपराधिक मामलों की जांच, साक्ष्य जुटाने, अभियोजन चलाने और प्रत्यर्पण में अन्य देशों से कानूनी सहायता के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। भारत द्विपक्षीय संधियों, समझौतों, बहुपक्षीय संधियों, समझौतों या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के माध्यम से या पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करता है। भारत ने रूस, अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, तुर्की के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर नेक्स्ट है संक्रामक बोवाइन राइनोट्रैकाइट्स। तो भारत में पहली बार ग्लाइकोप्रोटीन यानी EGE डिलेटेड DIVA माँ का वैक्सीन को IBR बीमारी के खिलाफ लॉन्च किया गया है। इस वैक्सीन का नाम रक्षा IBR है। रक्षा IBR जानवरों में IBR बीमारी से जुड़ी बंधियापन, गर्भपात और दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। IBR के विषय में देखते हैं इस बीमारी में जानवरों के ऊपरी श्वसन तंत्र में तीव्र सूजन हो जाती है। कारण है यह बीमारी बोवाइन हर्पीस वायरस 1 के संक्रमण से फैलती है। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की जो है फिलीपींस, राजधानी है मनीला। तो फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का द्वीपीय देश है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय तो इसके पूर्व में फिलीपींस सागर, दक्षिण में सेलेब सागर, दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर तथा पश्चिम व उत्तर में दक्षिण चीन सागर है। भौगोलिक विशेषताएं सर्वोच्च बिंदु माउंट एपो, मुख्य नदियाँ कागायान नदी, मिंडानाओ, अगुसान आदि।
जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। ठीक है, तो ये बात की हमने फिलीपींस की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।